हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ लर्न। तो आज के वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। माना जाता है कि गुप्त वंश का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ था तथा ये वैष्णव धर्म को मानते थे। इनकी भाषा संस्कृत थी तथा इनका राज चिन्ह विष्णु का वाहन गरुड़ था। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है, जिन्होंने 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया था तथा इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त की मृत्यु के बाद उनके पुत्र घटोत्कच शासक बने, जिन्होंने 280 से 320 ईस्वी तक शासन किया। माना जाता है कि गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 320 से 335 ईस्वी तक का था। इनकी उपाधि महाराजा धीराज की थी तथा इनकी शादी लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ था। इनका राज्यारोहण 320 ईस्वी में हुआ था तथा इसी उपलक्ष्य में इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत भी किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ऐसे दूसरे राजा थे जिन्होंने अपने जीवित रहते ही अपने राजगद्दी पुत्र समुद्रगुप्त को सौंप दिया था। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 ईस्वी तक का था। उनकी उपाधि अश्वमेधकर्ता तथा विक्रमांक की थी। समुद्रगुप्त संगीत के प्रेमी थे, इसलिए इन्हें कविराज भी कहा जाता था। इनके दरबारी कवि हरिसेन थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसे रानी का अभिलेख और इलाहाबाद अभिलेख के नाम से भी जाना जाता था, की रचना की है। यह अभिलेख संस्कृत के चंपुआ शैली में है तथा यह अभिलेख गद्य और पद्य शैली दोनों में है। इस अभिलेख के 7वें अभिलेख से समुद्रगुप्त के विजय अभियान का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के अलावा अशोक, जहांगीर तथा बीरबल के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर अश्वमेध प्राकरण लिखा गया है, जबकि कुछ सिक्कों पर उन्हें बिना बजाते हुए भी दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश के नए शासक चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, जिनका शासनकाल 380 से लेकर 412 ईस्वी तक का था। इन्होंने विक्रमादित्य द्वितीय की उपाधि धारण की तथा इन्हें देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने वैवाहिक संबंधों के आधार पर साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने नागवंश की राजकुमारी कुंवर नागा से विवाह किया तथा अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकटक के राजा रुद्रसेन के साथ किया, लेकिन जल्द ही रुद्रसेन की मृत्यु हो गई। उसके बाद वाकटक का शासन भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने संभाला और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकु को पराजित किया था और इसी खुशी में उसने चांदी का सिक्का चलाया। साथ ही विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण। चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में फहियान, जो कि एक चीनी यात्री थे, भारत आए थे। माना जाता है कि इन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी सिंधु और झेलम नदी के किनारे पे है। अब हम चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। इनमें से सबसे पहले व्यक्ति हैं कालिदास। इनके द्वारा मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम तथा विक्रमोर्वशीयम की रचना की गई है। दूसरे व्यक्ति हैं अमर सिंह। इनके द्वारा अमरकोश लिखा गया है। तीसरे व्यक्ति हैं भास्कराचार्य। इनके द्वारा लीलावती लिखा गया है तथा चौथे व्यक्ति हैं वारामिहिर। इनके द्वारा बृहद संगति लिखी गई है, जो कि खगोल शास्त्र, वनस्पति विज्ञान तथा इतिहास की पुस्तक है। पांचवें व्यक्ति धन्वंतरी थे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजवैद्य थे तथा छठे व्यक्ति आर्यभट्ट थे। इन्होंने आर्यभट्टयम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था तथा इन्होंने ही सबसे पहले यह बतलाया था कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिससे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले यह बतलाया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट और 4.1 सेकंड में पूरी चक्कर काट लेती है, जिससे कि दिन और रात होते हैं, तथा आर्यभट्ट ने ही जीरो की खोज की थी। इनके अलावा इसी काल में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नाटक तथा विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था, जो कि संस्कृत भाषा में है। पहली रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में किया गया है अभिज्ञान शकुंतलम है, जिनके लेखक कालिदास हैं, तथा ऐसी दूसरी रचना भगवत गीता है, जिसके लेखक महर्षि वेद व्यास हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त वंश के नए शासक कुमार गुप्त प्रथम बने, जिनका शासनकाल 415 से लेकर 454 ईस्वी तक का था। इन्हें महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता था। वेदसांग ने कुमार गुप्त का नाम शक्रादित्य बताया है। इन्होंने काफी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे, जिनका प्रमाण हमें भरतपुर से मिलता है। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख से यह हमें जानकारी मिलती है कि कुमार गुप्त के शासन काल में ही पुष्यभूतियों का आक्रमण हुआ था। माना जाता है कि कुमार गुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, लेकिन 1200 ईस्वी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया।
कुमारगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश के नए शासक स्कंदगुप्त बने, जिनका शासनकाल 455 ईस्वी से लेकर 468 ईस्वी तक का था। स्कंदगुप्त के राज्यारोहण के तुरंत बाद हुनों का आक्रमण हुआ था। कहा जाता है कि हुन मध्य एशिया के एक बर्बर जाति के निवासी थे। भीतरी स्तंभलेख तथा जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय भी प्राप्त किया था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी करवाया था तथा स्कंदगुप्त ने सोने के सिक्के जारी किए थे, जो कि संख्या तथा शुद्धता में काफी कम थे। स्कंदगुप्त के बाद नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, भानुगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय और विष्णुगुप्त ने 468 से लेकर 508 ईस्वी तक शासन किया। अब हम एरन अभिलेख के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि यह भानुगुप्त का अभिलेख है तथा इसी में सबसे पहली बरसती प्रथा का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में नौकरशाही को अमात्य के नाम से जाना जाता था तथा गुप्त काल का व्यापार का केंद्र उज्जैन था। अब हम गुप्त काल के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में जानेंगे, जैसे कि सम्राट समाज का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। ज्येष्ठक व्यापारियों का प्रधान को कहा जाता था, जो कि आनुवंशिक होता था। कुटनी या गणिका वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को कहा जाता था। रुपया का चांदी के सिक्के को कहा जाता था। दिनार सोने के सिक्के को कहा जाता था। गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। सील ना जोतने योग्य भूमि को तथा अपरहत जंगल की भूमि को कहा जाता था। अब हम गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। इनमें से कुछ प्रमुख मंदिर इस प्रकार हैं, जैसे कि शिव मंदिर भुमरा मध्य प्रदेश में है, पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में है, लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश तथा विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। इसके बाद हम गुप्त काल की मूर्तिकला एवं चित्रकला के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि इस काल की अधिकतर मूर्तियां देवी देवताओं और बुद्ध और तीर्थंकर के थे। इस काल की मूर्तियां नालंदा तथा सुल्तानगंज से प्राप्त हुई, जो कि बुद्ध की मूर्तियां हैं। इस काल में चित्रकला का काफी विकास हुआ, जो कि अजंता की गुफा से प्राप्त होता है। अजंता की गुफा की खोज सर जेम्स अलेक्जेंडर ने 1919 में की थी। यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है तथा यहाँ पे कुल 29 गुफाएं थे, जिनमें से अभी शेष 6 बचे हुए हैं। गुफा 16 तथा 17 को गुप्तकालीन माना जाता तथा गुफा 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है। गुफा 17 के चित्र, जिसे चित्रशाला भी कहा जाता है, इसमें बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं को दिखाया गया है। अब हम वाव की गुफाओं के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि इसकी खोज डेजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में किया था तथा इसे ग्वालियर के समीप विंध्य पर्वत को काटकर बनाया गया था। इसमें 9 गुफाएं हैं, जो कि आम जनजीवन से संबंधित हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पुष्यभूति वंश का क्विक रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।